नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। किसी भी राजनीतिक दल में युवाओं की सबसे महती भूमिका होती है, क्योंकि कहा जाता है कि समाज को नई दशा और दिशा देने में युवाओं की जो ताकत है वो कहीं ना कहीं अपना एक महत्वपूर्ण किरदार निभाती है। लिहाजा आज हमसे खास बातचीत करने के लिए बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हिमांशु शर्मा जी जुड़े हुए हैं। हिमांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, धन्यवाद। हिमांशु जी, जैसे मैंने इंटरव्यू शुरू करने के पहले बोला कि किसी भी राजनीतिक दल में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है और एक बड़ी जिम्मेदारी, चूंकि चुनाव बेहद नजदीक है, तो किस प्रकार से युवा मोर्चा की तैयारी है, आगामी क्या रणनीति है आपकी? देखिए, सिर्फ राजनीतिक दल में ही नहीं, मैं मानता हूँ समाज में भी और राष्ट्र में युवाओं की एक अलग भूमिका होती है। और जो आपने शब्द का प्रयोग किया कि महती भूमिका होती है, सिर्फ राजनीतिक पार्टी में ही नहीं, समाज में भी और राष्ट्र में युवाओं की महती भूमिका होती है। और मैं आपके माध्यम से दर्शकों का ध्यान भी आकर्षित करवाना चाहूँगा। और मैं बार बार ये बात कहता हूँ कि एक समय था जब ये कहते थे कि युवा जो हैं वो देश का भविष्य है। प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, उन्होंने बहुत सारे काम किए युवाओं के लिए, और आज कहा जाता है कि युवा भविष्य ही नहीं वर्तमान भी है। तो मेरा मानना है कि युवाओं की भूमिका समाज में भी उतनी ही है, राष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा है। और अगर राष्ट्र को आगे लेकर जाना है तो हम जैसे युवा ही लेकर जा सकते हैं। हिमांशु जी, चूंकि युवा मोर्चा कहीं ना कहीं एक आक्रामक रूप में भी ज्यादातर नजर आता है, लेकिन पिछले यदि कुछ दिनों से देखा जाए तो युवा मोर्चा की जो सक्रियता होनी चाहिए सड़कों पर, वो सक्रियता नजर नहीं आ रही। क्या इसके पीछे कारण मानते हैं? नहीं, ऐसा कारण तो तब मानूं जब मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि युवा मोर्चा की सक्रियता नजर नहीं आ रही। अगर आप एक बार प्रॉपर रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जब कोरोना काल था तो उसमें हम ट्विटर के माध्यम से #BJYM cares के माध्यम से समाज के प्रत्येक व्यक्ति को हॉस्पिटल की अवेलेबिलिटी कराना, ऑक्सीजन अवेलेबल कराना और उसके साथ साथ भोजन के पैकेट्स अवेलेबल कराना, इन सब का काम कर रहे थे। एक बात हम सभी को समझनी पड़ेगी कि लीडरशिप क्या है। समाज की जो उन परिस्थितियों में आवश्यकता है, उन परिस्थितियों में समाज की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करना ही नेतृत्व क्षमता को दर्शाता है। अगर अब कोरोना काल चल रहा है और उस टाइम आप चाहते हैं कि हम सड़कों पर जाकर नारेबाजी करें, तो वो तो संभव नहीं है। समाज की उस समय की आवश्यकता ये हमको देखनी पड़ेगी। मैं आपके दर्शकों से आग्रह करूंगा, मैं आपसे भी आग्रह करूंगा, एक बार देखें कि सोशल मीडिया के माध्यम से हमने कितने समाज के लोगों को बिना किसी द्वेष भावना से हमने लोगों तक जो चिकित्सकीय व्यवस्थाएं थी, जो उनकी आवश्यकताएं थी, उनकी पूर्ति करने की कोशिश की और पूर्ति भी की। इसके साथ साथ जब कोरोना खत्म हुआ, कोरोना के टाइम पे भी अगर समाज में कोई अन्याय होता था तो उसको हम वर्चुअल माध्यम से उठाते थे। कोरोना की गति थोड़ी सी कम हुई तो उसके बाद जब हमको लगा कि बहुत ज़्यादा अत्याचार राजस्थान में बढ़ रहा है तो हम लोग सड़क पर भी गए, हमारे कार्यकर्ताओं ने डंडे खाए। अगर हम सेवा भी कर रहे हैं, हम आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ उठाने के लिए डंडे खा रहे हैं, और उसके बाद अगर कोई ये कहता है कि साहब युवा मोर्चा सक्रिय नहीं है, तो मुझको ऐसा लगता है कि युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के साथ न्याय नहीं है। हिमांशु जी, अभी हाल ही में जिसका भी आपने जिक्र भी किया कि अनुसूचित जाति जनजाति के खिलाफ जो लगातार अत्याचार के मामले बढ़ रहे हैं, उन पर आपने प्रदर्शन किया, तो क्या आपको यही वक्त लगा? क्या इससे पहले कभी भी युवा मोर्चा को ये महसूस नहीं हुआ कि अत्याचार बढ़ रहे हैं, राजस्थान में रेप की घटनाएं बढ़ रही हैं? क्योंकि कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि कहीं ना कहीं इस मामलात पर राजनीति की जा रही है। मुख्यमंत्री गहलोत ने भी कहा कि राजस्थान के अलावा भी कई राज्य हैं जहां पर अत्याचार ज्यादा है और भाजपा की सरकार है। देखिए, मेरे अध्यक्ष बनने के बाद इस सरकार के जब 2 साल पूरे हुए तो हमने सरकार को इनके वादे गिनाते हुए कि आपने वादा खिलाफी करी, उन इश्यूज को लेकर हमने धरना प्रदर्शन किया। उसके बाद अगर गहलोत साहब दूसरे आंकड़े गिनाते रहें और राजस्थान के आंकड़ों पर बात नहीं करना चाहें तो इसकी जिम्मेदारी तो गहलोत साहब को लेनी पड़ेगी। मुझको भी एक सामाजिक व्यक्ति होने के नाते आवाज़ उठाऊंगा, और मेरे को लगता है मीडिया भी आवाज़ उठाएगा कि ऐसा नहीं है कि राजस्थान में अन्याय होता रहे और वो दूसरे प्रदेशों के आंकड़े गिनाते रहें। उनको राजस्थान की तरफ देखना पड़ेगा। मैं आपसे भी आग्रह करना चाहता हूँ,
आप एक बार गहलोत साहब का ट्विटर की स्टडी कीजिए। गहलोत साहब जितना राजस्थान पे केंद्रीयकरण नहीं करते, अपनी नजरों को नहीं राजस्थान पे दौड़ाते हैं, उससे ज्यादा वो दूसरे प्रदेशों पे दौड़ाते रहते हैं। हो सकता है उनकी इच्छा हो कि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनूं, परंतु आज वो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, उनको न्याय राजस्थान के साथ करना है और उनको राजस्थान के साथ न्याय करने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के बनते हैं नहीं बनते हैं ये उनकी पार्टी की परिस्थितियां हैं, पर आज जो जिम्मेदारी राजस्थान की जनता ने दे रखी है, जब तक है तब तक तो करें, आगे का तो। हिमांशु जी, राजनीति पे बात करूंगा लेकिन युवा मोर्चा पे भी बात कर लेना जरूरी है। 10 जिलों में अभी तक नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, क्या कारण रहा? क्या आपसी खींचतान इसकी एक प्रमुख वजह मानी जाए? नहीं, किसी भी प्रकार की खींचतान नहीं है। आपको यह देखना पड़ेगा कि राजस्थान एक बहुत बड़ा प्रदेश है। संगठन की दृष्टि से हम 44 जिले लेकर बैठे हैं और जब हमारे संगठन की दृष्टि से 44 जिले हैं तो प्रत्येक जिले की जो भौगोलिक स्थिति होती है, पार्टी के किस मोर्चे में कहां से कितना रिप्रेजेंटेशन हुआ है, इन सब की स्टडी हमको करनी होती है और उनका अध्ययन करने के बाद ही हम लोग घोषणाएं करते हैं। एक और उल्लेखनीय बात आप सभी के समक्ष में यह भी रखना चाहूंगा कि आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में युवा शब्द को परिभाषित करने का काम किया है। आज हमारे युवा मोर्चा में सभी युवा हैं। किसी और राजनीतिक पार्टी के अंदर 45 वर्ष का भी व्यक्ति उनकी यूथ विंग में काम करता होगा, 50 का भी करता होगा। राहुल गांधी जी अपने आप को आज भी युवा मानते होंगे, पर हमारी पार्टी के अंदर चाहे आप राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय तेजस्वी सूर्या जी 29 साल के नवयुवक हैं। मुझे जो जिम्मेदारी दी गई वो एक युवा अवस्था में 30 वर्ष 29 वर्ष की स्थिति में दी गई और हमारे सभी जिला अध्यक्ष जो हैं वो नवयुवक हैं। तो एक जो ट्रांजिशन का पीरियड चल रहा है और ये सब जो काम किया जाता है हम पूरा रिसर्च करके करते हैं, तो इसमें थोड़ा सा समय लगता है, सभी से बात करनी पड़ती है, तो उसमें जो समय लग रहा है उतना ही समय लग रहा है और बहुत जल्दी आपके सामने वो जो 10 जिला अध्यक्ष हैं उनकी घोषणा भी होगी। तो क्या ये माना जाए कि करौली में भारतीय युवा मोर्चा के पास कोई युवा कार्यकर्ता नहीं था, तो कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को आपने जिम्मेदारी सौंप दी जिला अध्यक्ष? ऐसा बिल्कुल नहीं माना जाए और मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रत्येक जिले में, ये हमारी पार्टी का सौभाग्य है कि प्रत्येक जिले में हमारे पास 5-5, 10-10 नाम थे जो युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष बन सकते हैं। उसमें से एक नाम चुनना होता है, वो पार्टी का अपना एक प्रोसीजर होता है और वो जब चुन के आते हैं तो उसमें हो सकता है कि कई तरीके की बातें आ सकती हैं, परंतु हमारा ये सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी, जिसको कहा जाता था कि हमारी पूर्ववर्ती जो हमारी विचारधारा थी कि इनके दिए में तेल नहीं है, पर आज की वास्तविकता ये है कि हमारे प्रत्येक जिले में कार्यकर्ताओं की फौज है और हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता, मैं तो जिला अध्यक्ष, हमारे यहाँ बहुत सारे इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष भी बन सकते हैं युवा मोर्चा के। नहीं, तो ऐसी क्या खामी रह गई इस प्रकरण पे? करौली वाला जो प्रकरण रहा, चूंकि बीजेपी मुख्यालय में भी इसका विरोध प्रदर्शन हुआ, तो कहाँ खामी रह गई और उन खामियों को क्या आपने जांच करवाई उन मामला पे? नहीं, देखिए क्या है, हमारी पार्टी जो होती है हर तरीके के मामले हमारे पास आते हैं और हमारे कार्यकर्ता पार्टी के मंच पर अपनी अपनी बातें भी रखते हैं और जब भी कोई बात आती है तो उसको हम बहुत सीरियसली लेते हैं, चाहे वो किसी भी जिले की बात हो। हिमांशु जी, चूंकि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लगातार पार्टी के नेता बयानबाजी भी कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इसका असर युवा मोर्चा पर भी दिख रहा है, युवा मोर्चा पर भी इसका इफेक्ट पड़ सकता है? देखिए, आपका प्रश्न जो है वो 2 भागों में विभक्त है। एक प्रश्न का जो पहला हिस्सा है वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है और दूसरा फिर आप बोलते हैं कि क्या इसका असर है। तो मैं पहले का ही उत्तर देना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में केवल एक ही गुट है, वो है कमल का गुट। भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, वो भारतीय जनता पार्टी का गुट। और जब मैं ये कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ एक ही गुट है, वो है कमल का गुट, भारतीय जनता पार्टी में एक ही गुट है, वो है भारतीय जनता पार्टी का गुट, तो उसके बाद जो आपका प्रश्न है उसका उत्तर देने की मुझे आवश्यकता नहीं लगती। लेकिन बीजेपी गलियारों में तो खुद इस बात की चर्चा है कि आप खुद सतीश पूनिया गुट से हैं। नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी के गुट से हूं। तो आखिर फिर सियासी गलियारों में जो नेता है, रोहितास शर्मा जी का भी हाल ही में बयान आया, यदि जो बात आप कह रहे हैं
यदि ये बात सच है तो फिर नेता ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? नहीं, जो व्यक्ति बयानबाजी करता है वो उसकी निजी इच्छा हो सकती है, परंतु आप ये मान के चलिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो एक है, एक होकर कांग्रेस से लड़ रही है और एक होकर ही आगे चलकर हम सरकार बनाएंगे। लेकिन कांग्रेसी नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी 10 नहीं 20 नहीं 30 गुटों में बटी हुई है। उनका काम है एलिगेशन लगाना, और मैं मानता हूं कि एलिगेशन बहुत आसान होता है लगाना, उनको सब्सटेंशिएट करना, उनको प्रूव करना बहुत टफ काम होता है। कांग्रेस पार्टी का अगर गुटबाजी देखेंगे तो जब कोरोना काल था, जिस समय सभी लोग परेशान थे, पहले दौर की बात कर रहा हूं मैं, कोरोना के पहले चरण की बात कर रहा हूं, उस टाइम कांग्रेस पार्टी अपनी गुटबाजी के कारण अपनी जो सरकार है वो होटलों से चला रही थी। तो अगर जो सरकार होटलों से चल रही थी उसकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हमारे ऊपर इस तरीके की टिप्पणी करना किसी भी प्रकार से शोभा नहीं देता है। हिमांशु जी, राजस्थान में बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। आपने अभी हाल ही में देखा कई बेरोजगारों को दिल्ली तक कूच करना पड़ा। आपको नहीं लगता कि युवा मोर्चा को बेरोजगारी एक मुद्दा बनाना चाहिए, क्योंकि सरकार ने मैनिफेस्टो में भी बेरोजगारी को लेकर बड़े बड़े दावे किए? बिल्कुल, और जब पार्टी ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया था तो बेरोजगारी के साथ साथ इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की भी बात कही थी, और जब इनके 2 साल पूरे हुए उस समय भी और उसके बाद निरंतरता में हम लोग मांग करते हैं कि वो बेरोजगारी भत्ते की बात कहाँ गई? क्या अशोक गहलोत साहब सत्ता में आते ही बेरोजगारों को भूल गए? तो ये हमारा मुख्य मुद्दा है और हम इसको उठाते रहते हैं। हम कई लोगों से भी संपर्क में हैं और आप ये मानकर चलिए कि युवा मोर्चा बेरोजगारी के मुद्दे पर और बेरोजगारी भत्ता जो है उसके मुद्दे पर सड़कों पर रहेगा और सरकार से मांग करता रहेगा। हिमांशु जी, बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा है। पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं, डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि जो ये महंगाई का मुद्दा है ये भारतीय जनता पार्टी पर आगामी चुनाव में भारी पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार सड़कों पर है इस मामला को लेकर? देखिए, एक जनता जो है अब बहुत जागृत हो चुकी है और कांग्रेस पार्टी को अगर ऐसा लगता है कि वो भ्रम फैला लेंगे तो आज की स्थिति ऐसी नहीं है। आज की स्थिति में समाज का जो प्रत्येक व्यक्ति होता है वो चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखता है, बहुत अच्छे से देखता है। अगर पेट्रोल और डीजल का दूसरे स्टेट्स के साथ कंपेयर करें तो राजस्थान के अंदर वैट सबसे ज़्यादा क्यों है? और आप ये आंदोलन करते रहें, पर जनता तो इनसे ये पूछ रही है, चाहे आप आंदोलनरत हैं, जनता इनसे ये पूछना चाह रही है कि साहब राजस्थान के अंदर वैट की दरें आप कम क्यों नहीं कर देते हैं? जैसे ही आप वैट की दरें कम कर देंगे तो राजस्थान के अंदर पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो नीचे आ जाएंगी। तो ये तो हमारे अशोक गहलोत साहब की जो एडेमेंसी है उसके कारण पेट्रोल डीजल की जो कीमतें हैं वो ज्यादा है। नहीं, गहलोत साहब ने भी वैट के दाम तो कम किए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि केंद्र सरकार को भी इस पर? देखिए, उन्होंने कितने बढ़ाए और कितने कम किए। उन्होंने जितने बढ़ाए उतने कम करें ना। उन्होंने कितना बढ़ाया और कितना कम किया, इस सबको हमको देखना चाहिए। जनता देख रही है, आप सभी को भी देखना चाहिए। हिमांशु जी, कोरोना काल में मैंने देखा युवा मोर्चा की टीम लगातार सक्रिय थी, काम कर रही थी, लेकिन जो कांग्रेसी कार्यकर्ता है, कांग्रेसी नेता है, उनका कहना है कि युवा मोर्चा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया पे काम करती है और सोशल मीडिया पर ही सक्रिय रहती है बस। देखिए, फिर मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि कांग्रेस इस प्रकार के एलिगेशन लगा सकती है, परंतु जैसा मैंने आपके जो स्टार्टिंग के प्रश्न थे उनके उत्तरों में कहा कि लीडरशिप क्या होती है, समाज की उस समय क्या आवश्यकता है। ये जो दूसरा चरण कोरोना का आया था ये बहुत बड़ा कहर था। इसमें हमको एक माध्यम बनाना था कि किस माध्यम से हम जनता के पास तक पहुंच पाएं। तो हमको लगा कि सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसा माध्यम होगा, वो एक ब्रिज का काम करेगा आम जनता के बीच में और जो युवा मोर्चा के कार्यकर्ता हैं उनके बीच में। तो हमने जो ट्विटर था उसको सेवा का माध्यम बना लिया। हमने किसी और को तो नहीं रोका था कि साहब आप मत बनाओ, हमने बनाया और हमने उसके माध्यम से सेवा देने का प्रयास किया। और ये हमारे संस्कारों में है। जिस समय जिस भी प्रकार की समाज को आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे।
और हमने उस प्रकार से समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने को रोका। हमने समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति की, हमने किसी को रोका नहीं कि आप मत कीजिए। हाँ, आप भी करते, हमें क्या दिक्कत थी, करना चाहिए। हम जितना समाज की सेवा कर सकें, हम राजनीति में भी समाज की सेवा के लिए हैं, वो लोग राजनीति में सत्ता के लिए हैं। हिमांशु जी, मैं अपने मूल प्रश्न में एक बार फिर से लौटता हूं। मेरा सवाल यह है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर लगातार कसमकस जारी है। तो आपको क्या लगता है कि राजस्थान में क्या वसुंधरा राजे की वापसी होगी या फिर पार्टी इस बार किसी नए चेहरे पर दांव खेल सकती है? देखिए, मेरे से पहले बहुत सारे युवा मोर्चा के अध्यक्ष रह लिए और मुझे नहीं लगता है कि कोई युवा मोर्चा का अध्यक्ष होगा वो ये डिसाइड करेगा। नहीं, चूंकि आप पार्टी में है तो अपनी पसंद नापसंद आदमी जाहिर कर सकता है। हमारी पार्टी का छोटा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, पार्टी का नेतृत्व है, वो जो निर्णय लेता है उससे वो हम सभी को स्वीकार्य होता है। और आज से पहले मेरे को नहीं लगता कि कोई युवा मोर्चा का अध्यक्ष होगा वो ये कहेगा कि नहीं साहब, चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट ये होना चाहिए पार्टी का। आपकी पसंद क्या है? नहीं, मेरी पसंद क्या होती है, जो पार्टी की पसंद है। हम सब पार्टी के प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, जो पार्टी कहती है वो हम करते हैं। आपको लगता है कि सतीश पुनिया की अब राजस्थान में जो एक चेहरा है वो एक प्रभावी चेहरे के रूप में निकले हैं अब राजस्थान में, और एक नया चेहरा मिला है, नया विकल्प मिला है लोगों को? हर समय भारतीय जनता पार्टी में जो भी प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वो प्रभावी होते हैं। एक विकल्प मिला है सतीश पुनिया के रूप में राजस्थान की जनता को, आपको लगता है? सतीश पुनिया जी, आदरणीय सतीश पुनिया जी हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और आप देखेंगे कि उनके नेतृत्व में समूचे राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। संगठन जो है बूथ स्तर तक हमारा संगठन काम कर रहा है और हम मोर्चों का भी गठन कर रहे हैं और हमारी भी ये कोशिश है कि मोर्चों का भी बूथ स्तर तक हम गठन करें और पार्टी को और मजबूत करने में मोर्चे किस प्रकार से सहायक हो सकते हैं उस पर हम प्रयास कर रहे हैं। हिमांशु जी, मेरा अंतिम प्रश्न है कि चूंकि विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है और कहीं ना कहीं ऐसे वक्त में संगठन को मजबूती देना और संगठन कैसे काम करेगा, आगे की किस प्रकार से रूपरेखा रहेगी, एक बार आप बताएं। देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी पुनिया कहते हैं कि एक मजबूत संगठन सभी प्रश्नों का उत्तर है। तो मैं चाहूंगा कि युवा मोर्चा के माध्यम से एक मजबूत संगठन हम पार्टी को दे सकें और बूथ स्तर तक हम युवाओं की एक अच्छी फौज तैयार कर सकें, उनके साथ अच्छा संवाद स्थापित कर सकें और उस संवाद में निरंतरता रख सकें। इसके माध्यम से हम पार्टी को मजबूत करने का प्रयास करेंगे और आगामी विधानसभा में हम युवा मोर्चा के माध्यम से पार्टी को विजय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। हिमांशु जी, हमसे खास बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हिमांशु शर्मा जी, जिनका साफ तौर पे कहना था कि युवा मोर्चा लगातार लोगों के बीच में जाकर काम करता रहेगा ताकि आगामी वक्त में पार्टी को किस प्रकार से मजबूत किया जा सके और किस प्रकार से सत्ता के मार्ग में सहायता की जा सके। मुख्य रूप से युवा मोर्चा इस काम में लगातार जुटा रहेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ मैं रूपेश मिश्रा, नमस्कार।